हमने अब तक जो बात की है, हमने इसमें प्रायोगिक पद्धति, लिखित और अलिखित प्रालेख जो है और अवलोकन पद्धति के बारे में हमने चर्चा की है। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि गार्फिंकल की अध्ययन पद्धति के संदर्भ में हमें दो आयाम देखने को मिलते हैं, और वो दो आयाम हैं प्रलेखीय पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रलेखीय पद्धति क्या है। प्रलेखीय पद्धति के अंतर्गत गार्फिंकल ने कार्ल मैनहेम के विचारों का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अर्थों के माध्यम से एक समान सजातीय प्रतिमानों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यानी इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, जो अलग अलग अर्थ के एक से प्रतिमान हैं उनको खोजा जाता है। अनेक एकल तथ्यों के आधार पर स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास इस पद्धति के अंतर किया जाता है। हर एक तथ्य दूसरे तथ्य को विस्तृत कर व्याख्या के लिए आधार बनता है। यानी एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ संबंध है और उसी के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। इस पद्धति के लिए अनेकों नामों का प्रयोग किया गया है। कोई इसे अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन कहता है, कोई अंतः दृष्टि की पद्धति कहता है, कोई अंतः निरीक्षण की पद्धति कहता है, तो कोई इसको व्याख्यात्मक पद्धति कहता है। और इस पद्धति के अंतर्गत क्या इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत अवलोकन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अवलोकन को आधार मान तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी इसमें अवलोकन पद्धति और वह भी सहभागी अवलोकन जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये अवलोकन पद्धति दैनिक अंतः क्रिया पर भी बल देती है। अन्य परंपरागत समाजशास्त्र तो क्या है कि विशेष घटनाओं की बात करता है, ये दैनिक अंतः क्रिया पर भी जोर देता है। सारी घटनाओं को समय के क्रम में रखा जाता है और आम बोलचाल के शब्दों को अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब ये अवलोकन करते हैं तो इनमें क्रोनोलॉजी बनाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक कैसे घटनाएं घटित हुई उसे देखा जाता है, और उस घटना में जो साधारण व्यक्तियों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ को भी महत्व दिया जाता है। समुदाय के अध्ययनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी गई है। अनुसंधानकर्ता अपने साक्षात्कार की टिप्पणियों को लिखते समय उत्तरदाता के मस्तिष्क में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान रखता है। जरूरी नहीं है वो बोल रहा है उसी को केवल स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उत्तरदाता के मस्तिष्क को भी पढ़ने का वो प्रयास करता है। इस पद्धति के द्वारा जब अनुसंधानकर्ता जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत करता है तब उसके चयन एवं व्यवस्थीकरण के अंतर्गत विगत बातों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसके द्वारा सार्थक रूप से अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक कड़ी में बांधा जा सके। यानी वो हर घटना को इतना व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर देता है कि वहाँ पर अतीत भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान भी और भविष्य भी। इसी प्रकार गार्फिंकल ने प्रयोगात्मक पद्धति की भी बात की है। गार्फिंकल ने अनेक प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययन भी किए हैं जिसके अंतर्गत सामान्य व स्वीकृत अर्थों को भंग कर दिया जाता है। जो रोज रूटीन के अंदर जो हम अर्थ देते हैं अपनी क्रियाओं को, उसको वो रिजेक्ट करता है। इन प्रयोगों के अंतर्गत गार्फिंकल ने अपने विद्यार्थियों से अपने ही घर में मेहमान की तरह व्यवहार करने के लिए कहा। साथ ही विभिन्न शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं उनके शाब्दिक अर्थों को यथावत स्वीकार कर उन्हीं अर्थों के अनुसार व्यवहार करने की बात की। जैसे आप पूछते हैं आप कैसे हैं, अमूमन हम इसको उत्तर देते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा ऐसा उत्तर ना देकर आप इस प्रश्न को औपचारिक न मानकर वास्तविक मानिए। यानी सामने वाला पूछ रहा आप कैसे हैं, आप इसको औपचारिकता मत मानिए। आप तो ये कह रहा है वो आप कैसे हैं, वो वास्तव में आपके हालचाल जानना चाहते हैं, और आप उत्तर में कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, आजकल मुझे बहुत खांसी हो रही है, आजकल मैं बहुत कमज़ोरी आ रही है, क्या बताऊँ सब जगह बस मुसीबत ही मुसीबत है, मेरा तो मन बहुत परेशान है। एक अन्य इस तरह के उत्तर देने के लिए भी कहा। फिर इससे क्या प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है उसको हमें जानने का प्रयास करना होगा। एक अन्य प्रयोग में गार्फिंकल ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि एक दाम वाली दुकान, जो मैंने कई बार कहा, फिक्स रेट वाली दुकान में जाइए और वहां जाकर भावतोल करिए और दुकानदार को कम दाम लगाने के लिए आग्रह करिए। तो उन्होंने इन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो स्वीकृत और वह निश्चयात्मक रूप से व्यवस्थित क्रियाओं को इसी रूप में समझा जा सकता है कि जो कुछ हमने स्वीकार किया हुआ जिसको हम निश्चय मानते हैं, क्या वह क्रिया इसी प्रकार होती हैं, क्या उनका स्वरूप यही है, क्या हम तभी जान पाएंगे।
अक्सर हम अपने जीवन की जिस व्यवस्था में रहते हैं उनके बारे में हमें यह पता नहीं रहता कि वे निर्मित कैसे हुई। यानी जो सामाजिक व्यवस्था, जो हमारे सामाजिक संबंधों का ताना बना हमारे चारों तरफ बनता है, कैसे निर्मित हुआ, वो व्यवस्था का रूप किस प्रकार से हुआ, वह कैसे चलायमान हुई, इसको हम नहीं जान पाते। उस स्थिति को भंग करके, तो अब उसको जानने के लिए कैसे निर्मित हुई, तो उन्होंने कहा उस स्थिति को पहले भंग कर देना चाहिए। उस स्थिति को भंग करके अन्य लोगों की प्रतिक्रिया मालूम होती है और साथ ही उन्हें जो मानदंडात्मक धक्का लगता है उसकी जानकारी मिलती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये मानदंड क्यों महत्वपूर्ण है और इन मानदंडों से हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है। इस प्रक्रिया के विश्लेषण से दैनिक जीवन के संगठनात्मक पक्ष को व उसके निर्माण की प्रतिक्रिया को तथा उसको तोड़ने से उत्पन्न प्रभावों को समझा जा सकता है। एथनोमेथोलॉजी सामाजिक यथार्थ को स्थिर नहीं मानता। हमने पहले भी कहा, ये कहते हैं सामाजिक यथार्थ एक प्रक्रिया है, ये निरंतर निर्मित होती रहती है और उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझने में प्रमुख अभिरुचि लेते हैं। और यह प्रमुख अभिरुचि किस प्रकार से होगी, हमें उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझना है। तो उन्होंने कहा उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे, जब हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसको रिजेक्ट कर दें, उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दें, तब हमें मालूम पड़ेगा ये निर्मित कैसे होता है। ऐसे प्रयोगों का उद्देश्य प्रदत्त घटना के संस्थात्मक, मानदंडात्मक एवं संरचनात्मक स्वरूप के निर्माण को समझना है। घर में मेहमान की तरह व्यवहार करने की प्रक्रिया से मेहमान व मेजबान में विभेद की आवश्यकता क्यों है, उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, उनके मध्य मानदंडों की भिन्नता, स्वयं को बाहर के लोगों से मिलने पर हाव भाव, भाषा, क्रिया में होने वाले विभेद जो कि घर के सदस्यों के मध्य भी होते हैं को समझना। मेहमान की उपस्थिति में घर के सदस्यों का परस्पर व्यवहार भी बदल जाता है। उनके आने पर कृत्रिम हंसमुखता भी ओढ़नी पड़ती है। ऐसा क्यों आवश्यक है, घर के सदस्य परस्पर क्यों झगड़ा नहीं कर सकते हैं, घर में कूटनीतिकता का अभाव क्यों रहता है, घर में पत्नी के द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा पति क्यों नहीं करता है। इन सब चीज़ों को हमें विनिर्मित यानी डिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है। जब तक हम इनको डिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक हम समाज में स्थापित जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। इन प्रयोगात्मक तरीकों द्वारा जिसमें संरचनात्मक स्थिति को खंडित किया जाता है के माध्यम से संरचनात्मक निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं एथनोमेथोलॉजी में अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली और सर्वेक्षण का उपयोग नहीं करते। और क्योंकि इसका मूल कारण क्या है, एथनोमेथोलॉजी कार्य कारण संबंधों को महत्व नहीं देता है, बल्कि वह तो व्याख्या करने में ज़्यादा महत्व रखता है, विश्लेषण करने में ज़्यादा महत्व रखता है। तो उनका प्रमुख लक्ष्य यथार्थ का अवलोकन व बोध के आधार पर समझना है। इसलिए साक्षात्कार व अवलोकन पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययनों से अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य स्थापित अंतःक्रिया को भी महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एथनोमेथोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हम देखते हैं, उसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रयोगात्मक पद्धति में हम जो कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है उसको रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट कर फिर हम उसका पुनः रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी हम सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसी की कड़ी के अंतर्गत हम देखते हैं एथनोमेथोलॉजी उपागम के माध्यम से कई अध्ययन भी किए गए। बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं किए गए, फिर भी इसके द्वारा अध्ययन किए गए हैं। इसके अध्ययनों की संख्या बहुत कम है क्योंकि इसका उद्गम भी अभी इसका उद्गम और इसका इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। उपागम की सैद्धांतिक परिपक्वता और अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में इन समाजशास्त्रियों का प्रमुख स्थान व विशेष योगदान रहा है। फिर भी कुछ अध्ययन इस पद्धति द्वारा किए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण डिट्रेजेल की किताब है रीसेंट सोशियोलॉजी नंबर 2, उसके अंतर्गत भी कुछ अध्ययन किए गए हैं। बर्जर और कैलेनर के द्वारा भी अध्ययन किया गया है। उनके अध्ययन का संबंध विवाह की प्रक्रियात्मक आयाम वे दंपति द्वारा यथार्थ को परिभाषित करने से जुड़ा हुआ है। इस लेख में लेखकों ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार नवविवाहित दंपति द्वारा अपने यथार्थ का निर्माण किया जाता है। और इसी में हम आगे देखते हैं तो दूसरा अध्ययन एमर्सन के द्वारा किया गया है। एमर्सन ने अपने अध्ययन के अंदर 75 स्त्री रोग संबंधी 75 केसों का अध्ययन किया। ये सारे केस पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा उपचार के लिए परीक्षित थे, यानी वहाँ मेल डॉक्टर था, महिला पेशेंट थी। डॉक्टर व रोगी के संबंध में
पार्सन्स ने बताया कि पार्सन्स ने कहा है कि बहुत सारे प्रदत्त 4 प्रतिमान के अनुसार पैटर्न वेरियल के अनुसार कुछ विशिष्टताएं लिए हुए होते हैं। ये 4 प्रतिमानों के आधार पर डॉक्टर व रोगी के संबंध भावनात्मक रूप से तटस्थ होने जरूरी हैं, विशिष्ट होते हैं, समूहगत अभिमुखन के आधार पर निरूपित होते हैं। यानी डॉक्टर को रोग के परीक्षण व निदान की प्रक्रिया में रोगी के, आप देखते हैं कि जब डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, स्त्री हो या पुरुष, उसको वही रोगी के शरीर को स्पर्श करना पड़ता है, शरीर के अंगों को छूकर उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट है तो वहाँ पर कुछ समस्याएं सामने आती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर को इस तरह का, अब ये संबंध किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डॉक्टर महिला को के अंदर जो लाज और शर्म होती है उसके अंदर निसंकोच उत्पन्न करता है, और किस तरह से वो उसको बिना कुछ कहे केवल अपने हाव भाव से अभिव्यक्त करता है कि वह एक डॉक्टर है और तटस्थ होकर उसका अध्ययन करने वाला है। उसके द्वारा पहना गया कोट, गले में डला हुआ स्टेथोस्कोप और उसका गंभीरता, उसका डिसइंटरेस्टेडनेस होना, ये सब उस महिला को विश्वास दिलाता है कि डॉक्टर जो है वो केवल उसके रोग का इलाज करना चाहता है। तो ये प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से डॉक्टर की पोशाक, गले में डला स्टेथोस्कोप, उनका गांभीर्य इत्यादि स्त्री को बहुत सहज बना देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पार्सन्स ने जो उदाहरण दिया कि डॉक्टर जब इलाज करेगा तो उनको इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। एथनोमेथोलॉजी कहती है कि ये किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होता है, हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत रोगी को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस यथार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में किसी अन्य प्रतिपाद्य के निर्मित होने की संभावना को नष्ट किया जाता है। स्थिति को चिकित्सा की परिभाषा के और प्रतिपादों के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो कि नर्स की उपस्थिति, चिकित्सा पोशाक, विशिष्ट औजारों के माध्यम से निर्मित होती है। रोगी के निकट के रिश्तेदारों की उपस्थिति में शरीर का परीक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि इससे रोगी के निकटतम व्यक्तियों के मस्तिष्क में अनावश्यक आशंका उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर एक तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिससे पेशेंट के मन में अपने डॉक्टर के प्रति कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसी प्रकार तीसरा अध्ययन पीटर मकहग ने किया है। इस लेख का शीर्षक है विचलन का सामान्य ज्ञाननीय परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत वो विचलन का अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं विचलन के जो परिणाम है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचलन क्यों हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा ये साबित किया कि एथनोमेथोलॉजी बहुत सारे सामाजिक